छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नाम रहा। राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, अजीत जोगी सपना देखा करते थे और उन सपनों को पूरा किया करते थे। जब उन्होंने सरकार संभाली तब राज्य में कई संकट थे, फिर भी उन्होंने बेहतर ढंग से वित्तीय प्रबंधन किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अजीत जोगी का भाषण सुनते रहे हैं। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ भी उन्हें मिला है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी जोगी को याद किया। लेखनी, उसकी भाषण शैली, उसकी बातचीत का लहजा, कोई भी व्यक्ति मिले तो उसके बाद उसे प्रभावित हो जाना नहीं रह सकता। बहुत सारी भाषाएं जानते थे, धर्मों के बारे में वो जानकारी रखते थे, तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे जोगी जी। सदन में अजीत जोगी की पत्नी और विधायक रेणु जोगी ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, वह सपनों के सौदागर थे, रात में नहीं दिन में सपने देखते थे और उन्हें बुनते थे। वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने उन्हें कुशल प्रशासक बताया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी जोगी को उनके व्यक्तित्व के लिए याद किया कि 40-42 साल के जो हमारा दाम्पत्य जीवन रहा, मैंने इनको हमेशा, लोग सपने रात में देखते हैं पर मैंने इनको दिन में सपने देखते हुए पाया। उस पर विचार कर उसे सच कैसे किया जा सकता है, ये करते रहते थे। मैं यहाँ रहता था, सदन में वो बैठते थे तो मैं यहाँ से उठ के जा करके उनको बोलता था, गुड मॉर्निंग सर। वो बोलते थे, गुड मॉर्निंग धर्मजीत, हाउ आर यू। तो मैं, सर फाइन। इतनी अंग्रेजी हम लोग सीखे थे, इतनी अंग्रेजी बोलते थे। अब वो गुड मॉर्निंग भी यहाँ नहीं कह सकूंगा, उनकी कुर्सी खाली हो गई है। उनकी याद आएगी अध्यक्ष महोदय, पर वो छत्तीसगढ़ के गरीबों के दिल में हमेशा रहे। एक साथ उनके जीवन में उल्लेखनीय, चाहे वो शिक्षा के अध्ययन के माध्यम से हम कहें या जो परीक्षाएं पास करने की कहें। छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 बरस हो चुके हैं। अजीत जोगी भले ही कांग्रेस से अलग होकर अपनी राह पर चले हों, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उनका दखल ना रहा हो, ये कहा जाए तो गलत होगा। राजनीति में उनको पसंद करने वाले भी थे और नापसंद करने वाले भी, लेकिन उनको नजरअंदाज करके कोई राजनीति कर सके ऐसा कोई नहीं था। और आने वाले समय में भी राजनीति उनके सपनों के इर्द गिर्द ही घूमेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जिंदा हुए सपने, जी हां, विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन याद किए गए अजीत जोगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूरी तरह से आज का दिन उनके नाम रहा। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या चाहने वाले, क्या राजनीतिक कटुता रखने वाले, सभी ने उनकी जमकर तारीफ की, उनकी खासियतें बताई। अजीत जोगी वो बनना चाहते थे जो कि एक आम छत्तीसगढ़िया सपना दिखा करता था। सपनों का सौदागर उनकी पत्नी और विधायक रेणु जोगी ने भी कहा। सपने वो दिन में देखा करते थे। धर्मजीत सिंह जी ने जो बात कही बड़ी अहम यहाँ पर है कि लोग सीएम, डीएम और पीएम के सपने देखते हैं, वो दोनों वहाँ पर बनकर पहुँचे थे और उसके बाद भी आम आदमी के दिलों में, गरीबों के दिलों में बसते थे। बहुत सारी खासियतें थी, बहुत विशाल और कहा जाए वैरायटी वाला उनका व्यक्तित्व था। ये बहुत अहम चीज़ें थी। चर्चा आज उसी विशाल व्यक्तित्व पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धर्मजीत सिंह जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जेसीसीजे के और बड़े ही करीबी रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के। नवीन मार्कंडे जी भाजपा से पूर्व विधायक, स्वागत आपका। और सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। धर्मजीत जी, बहुत करीब से आपने उनके साथ दिन बिताया, राजनीति उनकी देखी। आपने कहा कि जो लोग आमतौर पे सपने देखते हैं उन सपनों को उन्होंने पूरा किया। किस तरीके से ये इस सफ़र को आप देखेंगे? श्री अजीत जोगी बहुत ही दूरदृष्टि वाले नेता थे और उनके पास विज़न था। और यही कारण है कि जब वो इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रात को ही मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का विखंडन करके छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया। यही कारण है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में
धान की खरीदी जो कोचिया लोग करते थे या व्यापारी करते थे उस पर रोक लगा करके उन्होंने सरकारी धान खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की, और वो नीति आज भी बहुत ही मजबूती से लागू है। और बल्कि ये कहूँ कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन गया है। राज्य परिवहन निगम के घाटे के निगम को उन्होंने बंद किया और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लड़कों को उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर परमिट बांट दिए और छत्तीसगढ़ में प्राइवेट बसों का संचालन शुरू किया। फसल चक्र परिवर्तन वो करना चाहते थे। फसल चक्र परिवर्तन के लिए जब उन्होंने बात की उस वक्त तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण के रूप में कवर्धा जिले में एक शक्कर का कारखाना स्थापित करके वहाँ के किसानों की माली हालत सुधारने का काम किया। ये तो खेती किसानी और छत्तीसगढ़ के लोगों की अर्थव्यवस्था की तरफ उनका ध्यान था। दूसरी तरफ वो यहाँ की सामाजिक समरसता को और हमारे छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी काम अपने उन छोटे से कार्यकाल में किया। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की तपोस्थली में उन्होंने सपना देखा था कि कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा यहाँ पर एक जैत स्तंभ बनना चाहिए, और उन्हीं के सपने को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वहाँ पर जैत स्तंभ की स्थापना की। तो इस तरह से कबीरधाम जिला का उन्होंने नामकरण किया। पहले कवर्धा जिला था, उसे उन्होंने कबीरधाम जिला किया, और नई राजधानी के लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया, और मलेशिया जैसे देश की राजधानी के समतुल्य यहाँ पर राजधानी बनाने का उन्होंने जो सपना देखा वहीं पर राजधानी बन रही है। और शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया, और आज वो स्टेडियम हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सबसे बड़ी क्षमता वाला स्टेडियम है। ये उनकी सोच थी, बहुत आधुनिक और आगे की सोच लेकर के वो चलते थे, और छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा के लिए वो हमेशा सोचते रहते थे। किस तरीके का छत्तीसगढ़ वो बनाना चाहते थे, क्या सोच थी? क्योंकि पहले मुख्यमंत्री थे और सब कुछ नया नया मिला था, सब कुछ नए से शुरुआत करनी थी उनको। क्या उनके दिमाग में था जब उन्होंने शुरुआत की थी? देखिए, उन्होंने कई बार कई अवसरों पर अपने भाषणों में और अपनी बातों में उन्होंने कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ। हाँ, मैं सपना देखता हूँ और उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद जसपुर हाउस में टेंट में बैठ करके विधानसभा चला रहे थे, जो कपड़े के टेंट में, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला भाषण इसे शुरू किया। और वो चाहते थे, उन्होंने कहा भी था कि अमीर धरती में हमारे गरीब लोग रहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की धरती रत्नगर्भा धरती है। यहाँ कोयला है, सीमेंट है, बॉक्साइड है, लोहा है, हीरा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस धरती के अंदर जो भी पूंजी है वो हमारे यहाँ के गरीबों को मिले और गरीब लोगों की गरीबी दूर हो, और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती में गरीब लोगों का जो अभिशाप है वो ख़त्म हो, और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती में छत्तीसगढ़ के अमीर लोग रहें, ये उनकी कल्पना थी। बिल्कुल। नवीन मार्कंडे जी, विपक्ष के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्षी ज़रूर थे अजीत जोगी, लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा विशाल था और विपक्षी भी प्रभावित होते थे उनसे। किस तरीके का प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजनीति पे उन्होंने छोड़ा है? अभिषेक जी, अजीत जोगी जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल और बड़ा था, महान था। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जिस समय अलग हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सहज भाव से छत्तीसगढ़ को अलग किए और यहाँ के सम्मान की रक्षा किए। तो ये एक छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ का बनना हम सब के लिए गौरव की बात थी, उनके लिए भी गौरव की बात थी, क्योंकि यहाँ के वो जन्मे और यहाँ के निवासी थे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो चुनौतियाँ थी यहाँ की छत्तीसगढ़ की, कि काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में इसको जाने पहचाने जाते थे, बीमारू राज्य के रूप में पहचाने जाते थे। तो वाकई जो है अजीत जोगी ने जब कमांड संभाले छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी सपने देखे और सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। ठीक है, उनके पास जो समय जो है कम रहा, लेकिन उनने प्रारंभ किए थे वो बहुत सारी चीज़ों को जो बाद में 2003 के बाद जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, उनने उसको पूरा किया। जैसे अभी बातें आई कि बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर गिरौदपुरी में एक
जय स्तंभ बनाने का था और पूरा विश्व में एक उसकी पहचान दिलाने का था। उनके सपने थे और वाकई उस सपने को पूरा करना, चूंकि सरकार का परिवर्तन हो गया था और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसको निभाई, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। और दूसरी चीज ये था कि आरंग को भी इसका काफी लाभ मिला है। जैसे मेरे विधानसभा जो है उस क्षेत्र को भी काफी लाभ मिला है। जैसे राजीव व्यापवर्तन योजना जो है वो महानदी में बनाना चाहते थे और वो वहां शुभारंभ किए थे, वो भी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाद में उसकी पूरा किए, मतलब उनके सपनों को पूरा किए। और जैसे स्टेडियम की बात है, वो भी हमारे नया रायपुर का जो भूमि शुभारंभ होना था वो भी आरंग क्षेत्र में ही हुआ। तो बड़ा पेंच जो है हमारे क्षेत्र के भी डेवलप हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी जो सपने थे, उनके जो कार्य था वो लोगों के, गांव गरीब किसान के समृद्धि के लिए था। और काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़े जीवटता से राजनीति करते हैं और अपनी अंतिम सांस तक वो जो है लोगों के लिए लड़ते हैं। और मैं उनकी जीवटता को, मैं तो उनके सामने काफी छोटा हूं, क्योंकि उनका कार्य जब प्रारंभ हुआ तो उस समय हम लोग सब पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन हमने जब देखा, समझा, सुना और उनके कार्य की जीवटता को देखा तो वाकई जो है राजनीति में ऐसे बिरले लोग मिलते हैं और ऐसे राजनीतिज्ञ भी लोगों को बनना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। निश्चित रूप से आपने बहुत अहम बात कही सुरेंद्र जी। राजनीति में छाप की अगर बात करें, किसी भी प्रकार की राजनीति, उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजरअंदाज करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। उनकी मौजूदगी, वो अपनी मौजूदगी हमेशा दर्ज कराते थे, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बात हो उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता था। किस प्रकार की छाप आने वाले समय में उनकी दिखेगी यहाँ पर? निश्चित रूप से अभिषेक जी, अजीत जोगी जी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं। एक सामान्य परिवार से, गैर राजनीतिक परिवार से, एक गरीब परिवार से उठकर वे प्रोफेसर, फिर आईपीएस, आईएएस, राजनेता, और जिस प्रकार से न केवल प्रशासनिक सेवा बल्कि राजनीति में भी नए आयाम स्थापित किए, एआईसीसी के मुख्य प्रवक्ता रहे। तो निश्चित रूप से अजीत जोगी जी का जो पुरुषार्थ है, आज बहुत अच्छा दिन था। विधानसभा में उनके कृतित्व को याद किया गया। निश्चित रूप से उनकी भाषा शैली जो थी, जो सम्मोहन उनके अंदर था, जो आकर्षण उनके अंदर था, कोई व्यक्ति जो राजनीति से संबंध नहीं रखता वो भी उनके वक्तव्य को सुनकर ठहर जाता था। निश्चित रूप से जो जुड़ाव, जो लगाव छत्तीसगढ़ से उनको था और उनके पुरुषार्थ का ही, उनके सोच का ही परिणाम है कि आज जो छत्तीसगढ़ विकास की जिस दिशा में जा रहा है, जिस समृद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं, उनके उसके शिल्पकार माननीय अजीत जोगी थे। निश्चित रूप से उनका, जैसा कि धर्मलाल जी ने कहा कि अमीर धरती गरीब लोग का उनका जो सपना था, जो इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए, उसके लिए बहुत काम किया उन्होंने। सपने थे उनके, हालांकि जो उनका कार्यकाल बहुत सीमित रहा। 3 साल बहुत लंबा समय नहीं होता राजनीति में और सपनों को साकार करने, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जिजीवता है, उनकी जो जीवटता है, वो राजनीतिज्ञों के लिए सीखने लायक है, अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से इस बात को तो सभी मानते थे धर्मजीत जी की जीवटता। मैं खास तौर पे उस समय का जिक्र करूंगा जब उनका वो हादसे का शिकार हो गए। उसके बावजूद कोई और आम आदमी होता तो घर बैठ जाता, लेकिन जो जीवटता उसके बाद उन्होंने दिखाई, जो ताकत, जो मजबूती उन्होंने दिखाई, वो किस तरीके से आती थी? क्या बोलते थे, क्या शेयर करते थे? देखिए, उनका शरीर एक्सीडेंट के बाद कमज़ोर जरूर हो गया था, लेकिन उनका इरादा और हौसला बहुत फौलादी था। और यही कारण है, मैंने आज भी विधानसभा में एक किस्सा सुनाया था जो मैं यहाँ भी उसको सुना देना चाहता हूँ कि अजीत जोगी व्हील चेयर में 16 साल तक जितना दौरा किए, शायद 2 पैर में चलने वाले लोग भी उतना दौरा नहीं कर सकते थे। एक घटना है कि श्रीमती करुणा शुक्ला जी चुनाव लड़ रही थी लोकसभा बिलासपुर का। श्री अजीत जोगी बिलासपुर के पास कहीं सभा संबोधित कर रहे थे और उनको मेरे विधानसभा क्षेत्र लोरमी में आना था। मुझे एक फ़ोन आया कि आप एक टर्किश का टॉवेल रख कर के 2 चिल्ड वाटर का बॉटल रख के आप एयरपोर्ट में मिलिएगा करके।
मैं जब आया तो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर उसी हेलीकॉप्टर में मुझे भी जाना था। मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठा तो मेरे को बोले यार ये टॉवेल मेरे सिर में डाल दो और ये 2 बाटल ठंडा पानी मेरे सिर में उड़ेल दो। अच्छा। वो इतनी गर्मी में बेचैन थे, परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा किया। उसके बाद वो पानी डलवाए और अगले 15 मिनट तक कि उस ठंडे पानी में वो अपने आप को, सिर को ढक के रखे, और जब वहाँ उतरे तो उतने ही फुर्ती और उतने ही ताकत से वो जैसा एक स्वस्थ आदमी जा कर के बात करता है, जनता के बीच पहुँचे। तो ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इतनी व्हील चेयर की ज़िंदगी को वही ऐसे आदमी हैं जो जी सकते थे। और जहाँ तक उनकी सोच की बात है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे बाद में लोग अनुसरण कर रहे हैं या अनुसरण करते थे। जांजगीर जिले में अकाल का बहुत बड़ा दौर चलता था। जी। योगी जी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद उन्होंने बांगो दाई तट नहर योजना को एक पैकेज बनाया और टर्न की बेसिस पे उन्होंने उसका ठेका किसी बड़े ठेकेदार को दिया और 9 महीने के अंदर ही वो नहर बन करके तैयार हो गई और आज जांजगीर में अकाल नाम की चीज़ खत्म हो गई। तो ये किसी भी व्यक्ति की सोच होती है, उसकी ललक होती है। अभी तो कई काम मंजूर होते हैं, वो 8-8 साल, 6-6 साल, 9-9 साल, 5-5 साल तक के पूरे नहीं होते। उन्होंने टाइम लिमिट दिया, ठेकेदार को टर्न की में दिया और वो खुद उसकी मॉनिटरिंग किए और पूरा बनवा के किसानों को पानी दिए। वहाँ अब अकाल नाम की चीज़ नहीं पड़ती है। इस बात को आज डॉक्टर केशव चंद्रा जो वहाँ बसपा के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उस शिलान्यास में मैं अजीत जोगी जी के संग खुद वहाँ उपस्थित था। सकराजीत नायक सिंचाई मंत्री थे। तो ऐसा वो काम भी करना चाहते थे, पर चूंकि समय कम था फिर भी उन्होंने जो दिशा और दशा दी, जो नींव उन्होंने रखी, उसी नींव के ऊपर तो छत्तीसगढ़ की इमारत बनी हुई है और उसी लाइन लेंथ में उनकी बड़ी गजब की थी। हाँ, उसके बारे में शैली बड़ी गजब थी। मैंने उनको लोकसभा में संस्कृत में भी भाषण देते हुए देखा। किस तरीके का ये उनकी तैयारियां होती थी। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने जी। और उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले तक के यहाँ छत्तीसगढ़ में सभी भाषण हिंदी में किए जाते थे या कोई अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में करता था। लेकिन अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ी में भाषण देने की परंपरा छत्तीसगढ़ में शुरुआत की और आज एक ऐसा समय आ गया है कि जो अगर छत्तीसगढ़ी में भाषण देता है वो अच्छा कहा जाता है और कई लोगों को छत्तीसगढ़ी में भाषण देना नहीं आता, उनको बहुत दुविधा की स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की बोली को, छत्तीसगढ़ की भाषा को, छत्तीसगढ़ के खान पान को, आप उनकी डेथ के पहले का वाकया सुन लीजिए। वो अपने गार्डन में घूम रहे थे और उन्होंने गंगा इमली को देखा और बोले यार गंगा इमली लेके आओ, और उनके गार्डन से वो गंगा इमली ला के पीएसओ दिया। वो गंगा इमली खाया, उनका बीज फंसने से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और उसके कारण ये परिस्थिति बनी। तो वो छत्तीसगढ़ के चना, मुर्रा, गन्ना, चिरौंजी, चार, इमली, गंगा इमली आदि आदि, लाल भाजी और दूसरी भाजियों को वो खाते थे। तो ये उन्होंने अपनी एक कविता भी लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे 4 चिरौंजी मोहलाइन पत्ते से ढक देना, 4 चिरौंजी खिला देना, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। बड़ी कविता है, मुझे पूरी याद भी नहीं है जी। लेकिन हम लोग जब उनका देहांत हुआ, उनके अंतिम संस्कार के बाद हम लोगों ने मोहलाइन पत्ता, 4 चिरौंजी, बेल, जो वो बोले थे उन सब चीज़ों को उनके कब्र के ऊपर रख के आए। ये छत्तीसगढ़ की माटी, यहाँ के वनोपज, यहाँ के वन, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, उन्होंने कहा मेरी मिट्टी नर्मदा में और सोन में प्रवाहित की जानी चाहिए। तो ये दर्शाता है कि इस मिट्टी में वो जन्मे, इस मिट्टी में पले बढ़े और इसी मिट्टी में वो खाक हो जाना चाहते थे। ये अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम जो उनका दर्शाता है और यहाँ के संस्कार और संस्कृति के लिए जो उनकी आस्था थी वो अविस्मरणीय रहेगा और अनुकरणीय रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनकी छाप अगर मैं बोलूँ तो लंबे समय तक दिखी है। अब आने वाले समय की जो राजनीति होगी, लगता नहीं कि जो सपना उन्होंने देखा था, जिस तरीके की राजनीति उन्होंने शुरू की, जो छाप छोड़ी है, उससे इतर कुछ इधर उधर हो पाएगा। उसी के आसपास ही सब कुछ चलेगा लगता है धर्मजीत जी। देखिए सर, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व बनता है कई कारणों से बनता है, उसके काम से, उसके सोच से, उसके विचार से, उसके त्याग से, उसकी करने से, उसके कहने से। वैसा तो कोई दूसरा आदमी उसकी कॉपी तो बन नहीं सकता
और हमारे और भी कई महापुरुष इसी प्रकार के रहे हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके रास्ते, उनकी सोच, उनकी पहचान, उनके काम करने का तरीका, उनके मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य, ये तो सब हमारे साथ है ना। तो अगर हम कोशिश करें कि अजीत जोगी चाहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोगों का अभिशाप मिटे तो मिटना चाहिए। वो चाहते थे कि हमारे आदिवासी भाइयों और अनुसूचित जाति के भाइयों के गांव में तरक्की हो तो होना चाहिए। वो चाहते थे कि गांव के गरीबी में रहने वाले लोगों के ऊपर अन्याय मत हो तो नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि यहाँ के बच्चे पहली से ही अंग्रेजी की पढ़ाई करें ताकि वो आज कंपटीशन के युग में हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों से वो लड़ाई लड़ सकें, तो होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी, उन्होंने 3 साल के डॉक्टरों का एक कोर्स लगाया जिसे बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना। उस वक्त उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज पूरे बस्तर में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। तो वो सोचते तो मितानिन योजना को लॉन्च पूरे देश में अगर कोई करने वाला है तो अजीत जोगी है। उस मितानिन को जो आशा के नाम से भी करते हैं, वो आज पूरे देश में वो योजना चल रही है। तो गांव में कुपोषण को दूर करने के लिए, गांव में बच्चों को देखरेख करने के लिए, गांव में सामान्य दवा दारू देने के लिए, गांव के सामान्य प्राथमिक उपचार के लिए जो 3 वर्षीय डॉक्टर रखे, ये उनकी सोच थी कि गांव में कम से कम मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके। और बहुत अच्छी सुविधा किसी एक बड़े शहर में हो सकती है, हर गांव में तो एम्स या हर गांव में तो मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता, लेकिन उन्होंने इस तरीके से करके गांव-गांव तक डॉक्टरों को पहुंचाने का प्रयास किया और उनके द्वारा पहुंचाए गए डॉक्टर आज भी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं और गांव वालों को अपनी चिकित्सा दे करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सोच के ऊपर है। अब उनकी जो सोच है, अगर उनकी अच्छी चीज़ों को हम फॉलो करना चाहें तो कोशिश करेंगे, और यही तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो वो सोचते थे उसको हम अगर पूरा कर देंगे तो श्री अजीत जोगी को अच्छा लगेगा। और अजीत जोगी हमारे बीच रहे, उन्होंने इतना सब कुछ किया है, ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं, पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और उनकी याद तो हमेशा सबके दिल में रहेगी, खास करके गरीबों को और खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनको तो अपना मसीहा ही मानते थे। बिल्कुल सही बात कही आपने। नवीन जी, विपक्ष में आप लोग रहे, हमेशा विपक्षी दल के नेता रहे अजीत जोगी। आप कई सीनियर लीडर्स के भी साथ बैठते होंगे, आप लोगों के बीच रणनीति भी बनती होगी। किस तरीके के आपके नेता भी, क्या लगता था विपक्ष के लोग भी एक बड़े विपक्षी नेता के जीवटता के, राजनीति करने के तरीके के या भाषण शैली के या पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व के कायल हो जाते थे, कहीं ना कहीं मानते थे कि दम है इस व्यक्तित्व में? बिल्कुल। उस समय जब हम लोग विपक्ष में रहे, उनके जब मुख्यमंत्री बने उस समय देखिए, मुद्दे की लड़ाई जो होता था, जो गरीबों की जो बातें उठानी थी और बाकी सारी चीज़ें, तो वो एक अलग बातें हैं। लेकिन उस पर जो लड़ाइयाँ होती थी वो तो सदन में और मुद्दों की लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अगर देखा जाए कि व्यवहारिक रूप से तो उनका जो है किसी भी पार्टी के या किसी भी पक्ष विपक्ष के ऐसे कोई व्यवहारिक कठिनाइयां नहीं होती। बहुत सहज भाव से, बहुत सादगी से एक दूसरे से बहुत स्नेह पूर्वक भेंट होता था, बातें होती थी, चर्चा होता था। तो ये मतलब ये एक नया राजनीति में नया मतलब पद्धति को जन्म दिए, समझिए कि एक सहज भाव जो है पक्ष विपक्ष सब मिलकर काम करते थे। मुद्दे अपने अपने जगह है, अपने अपने विचारधारा अलग अलग है, तो उस हिसाब से भी लड़ाइयाँ जोर से ही उस तरह से भी होता था। लेकिन वही सेकंड पार्ट भी देखे तो व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा था, पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं हुआ। सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या अन्य नई जनरेशन इस नेता से कुछ सीख सकती है, इंस्पायर हो सकती है? निश्चित रूप से अभिषेक जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि जोगी जी दलगत राजनीति से अलग हटकर किसानों के मुद्दे पर जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, उसमें आगे बढ़ के आए और लगातार प्रदेश के हित में सलाह और सुझाव देते रहे। आज माननीय रेणु जोगी जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कहा कि उनका आखिरी सपना था जो पेंड्रा गौरेला जिला बनाने का। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया उन्होंने। तो निश्चित रूप से सीखने के लायक जो है उनका पूरा जीवन चरित्र रहा है। जो भी युवा राजनीति में आना चाहते हैं, जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है अजीत जोगी जी का जीवन और निश्चित रूप से अनुकरणीय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के और
आज का दिन भी विधानसभा में उनके नाम रहा, श्रद्धांजलि उनको दी गई और बहुत सी बातें उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को लेकर कही गई, जो कि नई जनरेशन के लिए भी सीखने के लिए है, राजनीतिज्ञों के लिए भी सीखने के लिए है। उनकी जीवटता की बात कर ली जाए, उनकी राजनीति की बात कर ली जाए, उनकी वाक्पटुता की बात कर ली जाए या उनके सपनों की बात कर ली जाए, जिसके आधार पर आज छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।